अलसिंगार इंटर कॉलेज रतनपुरमा मंसूर महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल वर्मा। जैसा कि इसके पहले हम लोग नरेशन पे चर्चा किए, अर्थात नरेशन को पढ़े। नरेशन के बाद में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू पढ़े और उसी के तहत आज इंटरचेंज, असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अर्थात इसको हम लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का ये दूसरा पार्ट है, अर्थात ये दूसरा चैप्टर है जो इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ वी चेंज असर्टिव into interrogative sentence. And first let us know कि what is assertive sentence and what is interrogative sentence at first. चलिए हम देखते हैं कि हमें assertive sentence से interrogative sentence में जब परिवर्तन करना होता है तो हम किस किस रूल्स का फॉलो करते हैं, हम उसको कैसे बनाते हैं, हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि सबसे पहली नंबर पे हमारा है असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं, अर्थात जिसमें साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य दोनों प्रकार के सेंटेंस इसमें इंक्लूड रहते हैं। मतलब ये कि असर्टिव सेंटेंस में इसमें भी दो प्रकार के वाक्य होते हैं। एक जिसको हम लोग सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, या उसी को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, या उसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे हम सिंपल सेंटेंस कहें, चाहे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहें, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस कहें, इन तीनों का जो हिंदी होता है वो साधारण वाक्य होता है, जिसको हम लोग साधारण वाक्य के नाम से हिंदी में जानते हैं। तो इस असर्टिव सेंटेंस में ये सिंपल या पॉजिटिव या अफर्मेटिव से सभी का एक ही होता है, साधारण वाक्य होता है, अर्थात सिंपल सेंटेंस भी असर्टिव सेंटेंस में आते हैं, अथवा निगेटिव सेंटेंस भी ये इस वाक्य में आते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। अब बात ये आती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये बनती होगी कि सिंपल या पॉजिटिव या अफर्मेटिव क्या होता और निगेटिव क्या होता। कोई भी साधारणतः कोई भी वाक्य जो सिंपल हो, मतलब नहीं शब्द न आया हो, क्या, कब, कैसे, कहाँ, कितना, किसका इत्यादि शब्द न आया हो, जनरली कोई वाक्य हो, ऐसे वाक्य हमारे सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक। और निगेटिव सेंटेंस की विशेषता यह होती है कि इस निगेटिव सेंटेंस में एक शब्द होता है नॉट, जो इंक्लूड हो जाता है, अर्थात किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में जब नॉट शब्द आ जाता है तो वह वाक्य हमारा नकारात्मक होता है, अर्थात वह सेंटेंस हमारे नेगेटिव होते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर देख लें, जैसे हमने लिखा राम गोज टू स्कूल, हमने इस वाक्य को लिख लिया राम गोज टू स्कूल। हमने देखा कि यह वाक्य हमारा सिंपल है, क्योंकि इस वाक्य में न तो प्रश्न पूछा गया, न तो नहीं शब्द का समावेश हुआ, न तो संबोधन के भाव का बोध हुआ। जनरली ये वाक्य हमारा साधारण है। इसकी हिंदी होगी कि राम विद्यालय जाता है। ये वाक्य हमारा साधारण है, राम विद्यालय जाता है, ये वाक्य हमारा साधारण है। लेकिन ऐसे भी सेंटेंस असर्टिव में आते हैं और निगेटिव भी आते हैं। निगेटिव का मतलब ये कि अगर दूसरे प्रकार से देख लिया जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल
राम डज नॉट गो टू स्कूल, ये सेंटेंस है। अब इस वाक्य में हमने देखा कि नॉट शब्द आया हुआ है, कहीं इन्हों आ जाते हैं, मतलब ये कि वाक्य की जो हिंदी निकले नहीं उसमें अवश्य आए, अर्थात नकारात्मक वो आए, वो वाक्य हमारे असर्टिव, ए बी सेंटेंस असर्टिव होते हैं और ए बी सेंटेंस हमारे असर्टिव होते हैं। ठीक, तो अब हम आते हैं कि ये तो असर्टिव का रूपरेखा हुआ। असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों प्रकार के सेंटेंस आते हैं, वो वाक्य हमारा असर्टिव होता है, जिसको हिंदी में हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक, उसके बाद में हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरा क्या होता है। हकीकत में जैसा कि नाम से ही बहुत स्पष्ट है कि दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य इनको बोलते हैं। अभी ये सेंटेंस क्या होते हैं, हालांकि इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि इस सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वाक्य के अंत में ये क्वेश्चन मार्क अवश्य आते हैं, जिसको हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह के नाम से जानते हैं। वाक्य के अंत में ये अवश्य आते हैं, अर्थात इसकी सबसे अच्छी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में जब क्वेश्चन मार्क आएंगे तो वो वाक्य हमारे इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। लेकिन अमूमतः कि इसको हम दो प्रकार से सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। पहला चीज ये कि जब किसी वाक्य का हेल्पिंग वर्ब वाक्य के पहले आए, अर्थात व्हेन एनी सेंटेंस स्टार्टेड विथ इट्स हेल्पिंग वर्ब एंड आल्सो इन द एंड वी इंक्लूड the question mark, that sentence called interrogative sentence। मतलब ये कि यदि कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया हो, वाक्य के बीच में हेल्पिंग वर्ब ना हो और वो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया हो और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क दिया हो, तो वो वाक्य हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार से बन सकते हैं। एक प्रकार से ये कि इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब एंड आल्सो इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वी रिमार्क्स द क्वेश्चन मार्क, एंड इन सेकंड टाइप्स if any sentence started with IW and after that we write the helping verb before the subject and in the end of the sentence we write the question mark, then that sentence will be interrogative sentence। कहने का मतलब यह है कि जब कोई वाक्य सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो और वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव होते। अथवा जब किसी वाक्य में सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आया हो, IW इंट्रोगेटिव वर्ड, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द भी बोलते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, विच, व्हेन, हु, विच, हु, ठीक। तो ये सब जो शब्द होते हैं, मतलब मैं लिख भी दे रहा हूं कि व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हु, हाउ मच, whom, which, etc। मतलब हमने देखा कि इसको हम शॉर्टकट में IW बोलते, इंट्रोगेटिव वर्ड है ये मेरे। जब
कोई सेंटेंस IW से प्रारंभ हो, व्हाट, वेयर, हाउ, विच, व्हेन, हु, से जब किसी वाक्य में सबसे पहले आता है और इसके ठीक बाद जब हेल्पिंग वर्ब दिया हो और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क हो, तो वह वाक्य भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हमने बताया कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार से बनते हैं, जब कोई वाक्य सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, ठीक, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क दिया हो, या जब कोई वाक्य IW से प्रारंभ हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया हो और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आया हो, तो वह वाक्य हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से कौन से वाक्य हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं कि सी राइट्स a letter. It is my sentence and it is my assertive sentence, or we can say it is affirmative sentence or positive sentence or simple sentence. Okay, when we change into interrogative sentence or we started interrogative, we discussion about the interrogative sentence, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे हमने देखा कि लिखा हुआ राम या सीता डज नॉट डू द वर्क, फुल स्टॉप हमने कर लिया। अर्थात ये वाक्य मेरा, जब ये ही हेल्पिंग वर्ब, ये टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ये जब ये सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब उठ करके कर्ता के पहले आ जाए, ये डज हम वाक्य के पहले लगा दें, इट इज माय सेंटेंस, ओके, एंड वी saw that the helping verb of the tense comes in between of this sentence when we change into interrogative, then we write the helping verb at the first of the sentence। मतलब ये कि जब इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके पहले लिख लेते हैं वो, और अंत में क्वेश्चन मार्क हमने बना लिया, ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है। मतलब ये कहने का मेरा सेंस ये सिंपल इंट्रोगेटिव है मेरा ये। अर्थात कोई भी वाक्य हो, जैसे हमने लिख लिया आर यू गोइंग नाउ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया, ये वाक्य इंट्रोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वाक्य के पहले आया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग असर्टिव और इंट्रोगेटिव वाक्य समझ गए होंगे कि क्या असर्टिव होते हैं और क्या इंट्रोगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव में व्हाट, वेयर, हाउ, व्हिच, व्हेन, हु वाक्य के पहले आता है, अथवा टेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, वो इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। let us come how we change assertive and interrogative sentence। चलो हम लोग बात करते हैं कि assertive सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करें। चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं कि assertive सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलें, अर्थात कैसे इसका हम परिवर्तन करें। ठीक, तो सबसे पहले कोई एक वाक्य लिखते हैं, कोई भी एक सेंटेंस हम लिखते हैं। जैसे हम एक वाक्य, जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं कि राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट बॉय, फुल स्टॉप। इट इज माई असर्टिव सेंटेंस, ये मेरा सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। चूंकि राम इज इंटेलिजेंट हुआ, राम बुद्धिमान लड़का है, ये मेरा सेंटेंस है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा। जब इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में जब बदलेंगे, ठीक, चूंकि या इंटर के सर्विस में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि हाई स्कूल में जब हम सिंपल सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसके
भाव भी बदल जाते हैं। लेकिन इंटर में ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जब असेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करते हैं तो इसमें सेंस नहीं बदलना चाहिए, वाक्य का प्रारूप चेंज होता है। सेंटेंस को हम सेंटेंस के प्रारूप को हम सेंटेंस के फॉर्म को हम चेंज कर देते हैं, लेकिन हम सेंस को नहीं चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब देखता हूं कि यह वाक्य है और इस वाक्य को जब हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो रूल हमारा कहता है, फर्स्ट रूल कहता है कि इफ वी कन्वर्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम असेटिव देन वी राइट एट फर्स्ट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस। मतलब ये कि जब किसी वाक्य का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम परिवर्तन करते हैं तो पहला नियम यह कहता है कि उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिखें। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब आता है तो ठीक है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है वाक्य में, तो वो मेरे ऊपर है, हम लोगों के ऊपर डिपेंड है कि कैसे हम उसको हम पहचाने। हालांकि टेंस आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे, टेंस में बताया गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ये दोनों टेंस ऐसे होते हैं जिसमें इनके सिंपल सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है और उसका हम अपने पास से जो भी उसके हेल्पिंग वर्ब होती है लिखते हैं। तो मैं कह रहा था कि असर्टिव सेंटेंस से जब हम इंट्रोगेटिव में जब परिवर्तन करेंगे तो पहला नियम ये कहता है कि असर्टिव सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा कर्ता के बाद होता है, अर्थात सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक, तो उस हेल्पिंग वर्ब को हम कर्ता के पहले अर्थात सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। ठीक, जैसे हमने इज को उठा करके सबसे पहले कर लिया, हमने इज को उठा के सबसे पहले कर लिया। सब्जेक्ट के मतलब ये सब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता और वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं और जहां से हम हेल्पिंग वर्ब उठाते हैं उसके ठीक बाद नॉट लिखते हैं, क्योंकि ऐसा हमारा रूल्स में है। हमने लिख लिया इज राम, उसके बाद में सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम नॉट लिखते हैं, रूल है मेरा। अभी मैं रूल बता रहा हूं, इस वाक्य को पहले बदल लेते हैं। हमने लगा लिया इंटेलिजेंट बॉय, फुल स्टॉप हमने कर लिया। इस तरह से वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव, फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क हो गया, इस तरह से यह वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव बनेगा। अब हम आइए थोड़ा सा देखते हैं इसके रूल्स क्या है। पहला रूल ये कहता कि टेंस का पता लगा करके, सेंटेंस के टेंस का पता लगा करके उसकी हेल्पिंग वर्ब या आईडब्ल्यू पहले लिखा जाए। रूल नंबर फर्स्ट, तो कुछ नहीं करना है, एट फर्स्ट वी राइट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द सेंटेंस। ठीक, मतलब ये कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, अर्थात कर्ता के पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। दूसरा नियम है कि कर्ता के बाद में चूंकि हेल्पिंग वर्ब आता है और इसको उठा के पहले कर लेते हैं, तो उसके ठीक बाद में हम ये देखेंगे कि क्या ये वाक्य हमारा पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है। असर्टिव सेंटेंस का जो वाक्य होगा ये पता करेंगे कि यह वाक्य निगेटिव में है कि अफर्मेटिव में है। हमने देखा कि यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव में अर्थात पॉजिटिव में है, चूंकि नॉट नहीं आया। अगर असर्टिव सेंटेंस में नॉट नहीं आया होगा तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अर्थात कर्ता के बाद नॉट हम अवश्य लिखते हैं। ठीक, और अगला कहता है कि अगर, तीसरा नियम हमारा ये कहता है कि अगर असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में होगा, अगर असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में होगा, राम इज नॉट इंटेलिजेंट, अगर ऐसे रहता
तो हम क्या करते, नॉट को उसके जगह से जब इंट्रोगेटिव बनाते तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख करके नॉट को हम हटा देते। इस तरह से ये हमारा वाक्य होता है और इस तरह से ये हमारे परिवर्तन होते हैं। ठीक, तो मैं कह रहा था कि जैसे टैगोर, आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। हमने लिखा कि टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। हमने लिखा एग्जाम्पल नंबर 2, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। It is my sentence and it is assertive sentence. टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। टैगोर एक महान कवि थे, ये वाक्य है। जब इसको हम इंट्रोगेटिव में जब परिवर्तन करेंगे, तो लिखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब है, कर्ता के बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, इनको उठा के कर्ता पहले लिखना। हमने लिखा वाज, उसके बाद में लिखेंगे कर्ता वाज टैगोर। जहां से वाज को हम पहले लिखते हैं उसी की जगह पर नॉट लगा लेते हैं। वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, ये वाक्य हमारा बदल गया। अब हम आते हैं पहले सेंस पे कि क्या सेंस में भी कोई परिवर्तन हुआ है। क्योंकि इंटर में हम जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान पढ़ते हैं उसमें केवल वाक्य का रूप बदलता है, बल्कि वाक्य के सेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, तो टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। टैगोर एक महान कवि थे, इसको जब इंट्रोगेटिव में बना लिया तो क्या टैगोर नहीं थे एक ग्रेट पोएट? अर्थात क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे? अर्थात टैगोर एक महान कवि थे। तो अब ऊपर वाले वाक्य में देखते हैं, राम इज इंटेलिजेंट बॉय। राम बुद्धिमान लड़का है। तो क्या राम नॉट इंटेलिजेंट बॉय है? अर्थात क्या राम एक बुद्धिमान लड़का नहीं है? अर्थात राम एक बुद्धिमान लड़का है। तो इस तरह से यह हमारा वाक्य में परिवर्तन होगा। ठीक, और चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिखा कि यू कैन नॉट विन दिस मैच। अगला तीसरा एग्जाम्पल है, यू कैन नॉट विन द रेस। लास्ट में फुल स्टॉप। यू कैन नॉट विन द रेस, ये हमारा एग्जाम्पल है। जब इस एग्जाम्पल को हम इंट्रोगेटिव में जब परिवर्तन करेंगे तो ये जो सब्जेक्ट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आता है उसको उठा के कर्ता के पहले लिख लेते हैं, सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। हमने लगा लिया यहाँ पे कैन, सब्जेक्ट यू। चूंकि अब वी फाइंड इन दिस सेंटेंस द वर्ड नॉट, which we can say that sentence is in negative. Okay, then when we convert into interrogative sentence, then we cannot write the word not, because the assertive sentence is related with a negative sentence. And when any sentence of assertive sentence will be in negative, then we change into interrogative sentence, then we cannot write not, and also we change in affirmative sentence. Okay, तो हमने देखा कि you cannot win the race, you cannot win the race, आप रेस को नहीं जीत सकते हो। तो हमने देखा can is modal auxiliary and we write and it is auxiliary verb. So if we convert into interrogative sentence, then we write the helping verb or auxiliary verb at the first of the sentence. तो हमने कैन को उठा करके पहले लिख लिया और जहां से कैन हटाते हैं उसी के जगह पर हम नॉट लिख लेते हैं और टोटल वाक्य को उतार लेते हैं। वो वाक्य हमारा सिंपली इंट्रोगेटिव हो जाता है।
तो हमने देख लिया इस कैन को उठा करके यू के पहले कर लिया, तो कैन यू, अब यहाँ पे नॉट आया है, अर्थात ये असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव है। हमने कहा है कि असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक ही वाक्य नेगेटिव होगा, चाहे वो असर्टिव नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। मतलब ये कि अगर ये वाक्य हमारा नेगेटिव है तो जो दूसरा वाक्य इंट्रोगेटिव बनेगा वो अफर्मेटिव में बनेगा। अगर ये अफर्मेटिव होता, देख लीजिए ये अफर्मेटिव था, ये अफर्मेटिव था, इसका जब इंट्रोगेटिव बना तो नेगेटिव में बन गया, ये भी अफर्मेटिव था, इसका नेगेटिव बना तो ये भी, इसका इंट्रोगेटिव बना तो ये भी नेगेटिव में बन गया। लेकिन ये तीसरा जो सेंटेंस है हमने देखा कि ये नेगेटिव है। जब इसको इंट्रोगेटिव हम परिवर्तन करेंगे तो नॉट हम नहीं लिखेंगे, मुख्य क्रिया लिख लेंगे, विन दी रेस, फिर अंत में लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यू कैन नॉट विन द रेस, तुम रेस को नहीं जीत सकते हो। दूसरे इंट्रोगेटिव जब बनाया हमने तो कैन माने क्या, यू विन द रेस, क्या तुम रेस जीत सकते हो, अर्थात रेस को नहीं जीत सकते। इस तरह से हमारे वाक्य इंटरसेटिव से इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करते हैं। एक चीज मैं बता दूं आपको, जब टेंस की सहायक क्रिया, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, अगर सेंटेंस के पहले आ जाता है और वाक्य में क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो वह वाक्य हमारे इंट्रोगेटिव ही कहलाते हैं। ओके, तो चलिए हम अगले रूल्स पे चलते हैं, अगले सिस्टम पे चलते हैं। यदि कोई असर्टिव सेंटेंस हो, एक तरह से और मैं बता दूं कि कोई भी वाक्य हो, अगर मेरा वह वाक्य लिखा हो ही विल नेवर फॉरगेट माय कॉन्टेक्स्ट, ही विल नेवर फॉरगेट माय काइंडनेस, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस का वाक्य है। जब इसको हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, वही रूल पहले जैसा कि जब भी हमको सिंपल सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं तो टेंस की सहायक क्रिया पहले लिखते हैं, और आपको पता है कि वो टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो कर्ता के बाद ही होती है। हमने देखा सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे ही है, ही के बाद में सहायक क्रिया क्या आया, विल। ये विल को उठा करके हम कर्ता के पहले कर देंगे, अर्थात इसको उठा के पहले कर देंगे। तो हमने लगा लिया, जब इसको इंट्रोगेटिव हमने बनाया तो विल ही। दूसरी चीज क्या, ये वाक्य का हमारा सिंपल सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव में है कि अफर्मेटिव में है, ये देखेंगे। तो नेगेटिव अगर होगा तो नॉट आया होगा या नेवर आया होगा, ठीक। तो हमने देखा नेवर आया, तो नेवर को हम ईभर में परिवर्तन करते हैं, नेवर को ईभर में परिवर्तन करते हैं। नेवर माने कभी नहीं, ईभर माने सदैव या हमेशा, ठीक अपोजिट हो जाता है। चूंकि वही अलग है नेगेटिव तो अफर्मेटिव में, तो विल ही नेवर को ईभर में हमने परिवर्तन कर लिया, ठीक। विल ही ईभर फॉरगेट, विल ही ईभर फॉरगेट माई काइंडनेस, काइंडनेस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लिया, ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। एक चीज और, इतना नहीं, आपने तो सिंपल पाया, विल को पहले लगा लिया, कर्ता के पहले लगा लिया, ही के पहले लगा लिया, देख लीजिए ही के पहले भी लगा लिया, और नेवर को ईवर में बदल दिया। ये नियम है कि नेवर को ईवर में बदलते हैं, और नो को एनी में बदलते हैं, और नो वन को एनी वन में परिवर्तन करते हैं, ठीक। तो हमने देखा कि नेवर को ईवर में परिवर्तन जब हमने कर लिया, या तो ये अफर्मेटिव में बना, इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव हुआ। लेकिन अगर इसके सामने, इसके पहले अगर हम चाहें तो इसमें से व्हाट, वेयर, हाउ, व्हिच, व्हेन, हु, मतलब जो भी उचित होगा वो यहाँ पे लग सकता है। हम चाहे तो व्हाट भी लगा सकते हैं इसमें। सबसे पहले हम यहाँ पे व्हाट भी लगा सकते हैं, ये हमारा व्हाट भी लग जाएगा।
और व्हाट के माध्यम से अर्थ वही रहेगा मेरा। चाहे यही दिक्कत होती है कि जब ये सब आते हैं व्हाट, वेयर, हाउ, व्हिच, व्हेन, हु, हाउ मच, हुम, व्हिच, जब अभी ये आते हैं तो इनका जो हिंदी लगता है ना वाक्य के बीच में इसकी हिंदी लगती है। और जब टेंस का हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो जो उसकी हिंदी होती है क्या, अर्थात वो तुरंत वाक्य के शुरुआत में इसको हम तुरंत बोल देते हैं। ठीक है, तो हम चाहे तो इसमें से जो भी उचित होगा उसको भी सहायक क्रिया के पहले लिख सकते हैं, उसमें कहीं कोई इब्बट की बात नहीं होती है। तो चलिए हम लोग दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस में लिखा है कि नो वन नोज यू। दूसरा सेंटेंस है नो वन नोज यू, ये मेरा वाक्य है, अर्थात तुम्हें कोई नहीं जानता, ये मेरा सेंटेंस है। जब इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में जब परिवर्तन करेंगे, यह असेर्टिव सेंटेंस है, जब इसको हम इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करेंगे तो इंट्रोगेटिव में जब ये मेरा परिवर्तन होगा तो सबसे पहले ये हम फाइंड आउट करें कि ये किस टेंस में है। क्योंकि अभी मैंने बताया है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनको हम पता नहीं, जिसमें सहायक क्रियाएं नहीं आती हैं, और वह वाक्य केवल दो ही ऐसे होते हैं, दो ही टेंस ऐसे होते हैं, दो टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं आता है। एक होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा क्या होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यही दो सेंटेंस ऐसे, दो टेंस ऐसे होते हैं जो जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू और क्या होती है, डज होती है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, डिड होती है। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य अगर सिंपल होगा तो उसके मेन वर्ब में यस अथवा, अर्थात मेन वर्ब में यस अथवा ईएस जुट जाता है, या कभी कभी वो भी नहीं जुटता है, मेन वर्ब अपने असली रूप में होता है। आपको पता होगा कि जब मेन वर्ब अर्थात जब सब्जेक्ट ओनली सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में यस अथवा ईएस जुड़ता है, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी वाक्य हो अफर्मेटिव है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो मेन वर्ब में यस अथवा ईएस जुड़ता है। अन्यथा अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम यस अथवा ईएस भी नहीं जोड़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की क्या कंडीशन होती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य अगर अफर्मेटिव हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य अगर वो अफर्मेटिव हो तो उसमें हम केवल मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा लेते हैं, अर्थात चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, सब्जेक्ट हमारा किसी भी तरह से हो उसमें हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा लेते हैं। इस तरह से हम वाक्य को पहचानते हैं। अब हम इस वाक्य में ये देखेंगे कि जो उपरोक्त वाक्य है, अर्थात जो ये वाक्य है, इस वाक्य में हमने देखा कि इसमें जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है वो नोज है। ठीक, तो नोज से हमको पता चल गया कि इसमें यस, इस मेन वर्ब में यस आया हुआ है। अगर ये यस है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आपको पता है, जब ये हमको पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, चूंकि क्रिया में यस जुटा हुआ है। अगर ये क्रिया होता सेकंड फॉर्म में होता तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसलिए है चूंकि यस जुटा हुआ है। तो हमको क्या करना है, जब हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो तुरंत जब ये पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया हमारा क्या होता है, डू और डज होती है। तो डू और डज में से किसी एक को हम सब्जेक्ट के अनुसार लिख लेते हैं, कर्ता के पहले। तो नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये सब्जेक्ट हमारा एक वचन था तभी इसमें यस लगा, अगर ये बहुवचन होता तो यस यहाँ पे नहीं लगता। तो इसी तरह से एक वचन की सहायक क्रिया हमारा क्या होता है, डज होता है, डू बहुवचन के लिए लगता है। तो हम लगा देंगे सबसे पहले इस वाक्य के सबसे पहले लगा लेंगे डज। नो वन को एनीवन में परिवर्तन करते नियम है, चूंकि नेभर आया हो तो उसको ईभर में परिवर्तन करते हैं, ईभर में। और एनी और नो आया हो तो नो को हम एनी में परिवर्तन करते हैं।
अगर एवरीबॉडी आया हो तो उसको हम हु में परिवर्तन करते हैं, और अगर ठीक तो ये हमारे परिवर्तन होते हैं। इस तरह से इनका हम परिवर्तन करते हैं। वाक्य में अगर कहीं भी ये आएंगे तो उसके रूप में हम परिवर्तन करें। नेवर को ईवर में, नो को एनी में, एवरीबॉडी को हु में। जब इससे उल्टा होता है, अगर आ जाए इंट्रोगेटिव से एसेटिव बनाने के लिए तो यही उल्टा हो जाते हैं। अगर कहीं ईवर होगा तो नेवर में, एनी होगा तो नो में, हु आया होगा तो सिंपल सेंटेंस के एवरीबॉडी में परिवर्तन कर देते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं उस वाक्य में। अब देखेंगे डज हमने लगा लिया, नो वन को एनीवन में परिवर्तन कर लिया। डज एनीवन नो, अब ये इसमें यस हट जाएगा क्योंकि उसके जगह डज लग गया। यू, उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या हुआ कि डज एनीवन नो यू, क्या तुम्हें कोई जानता है, अर्थात तुम्हें कोई नहीं जानता है। इस तरह से ये वाक्य में हमारा परिवर्तन होगा। लेकिन हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इसी तरह से, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई वाक्य हो तो ठीक उसी तरह से उसका भी परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे लिखा है इन्होंने, द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी ए गुड बॉय। द टीचर आस्क्ड द बॉय टू बी ए गुड पर्सन, टू बी गुड इतना लिख लेते हैं। द टीचर आस्क्ड द बॉय, अर्थात अध्यापक बच्चे से बोले टू बी बनने के लिए, गुड माने एक अच्छा, मैं या एक अच्छा पर्सन माने व्यक्ति, फुल स्टॉप। हमने इस तरह से इस वाक्य को लिख लिया। हमने देखा कि द टीचर आस्क्ड द बॉय, टू बी ए गुड बॉय, टू बी ए गुड बॉय, ये मेरा वाक्य है। और हमने जब इसमें देखा कि अब इस वाक्य में सबसे पहले भी फाइंड आउट व्हाट इज द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। ठीक, तो हमने देखा कि इस वाक्य में मुख्य कर्ता के बाद जो मुख्य क्रिया आया आस्क्ड, वो अपने सेकंड फॉर्म में है, अर्थात मेन वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में है। तो जब कर्ता के बाद मुख्य क्रिया सेकंड फॉर्म में होती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होता है। सो वी राइट डिड at the first of the sentence and the interrogative sentence। ठीक, तो जब इस सेंटेंस को जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिड लिखेंगे। डिड द टीचर, और दूसरा चीज कर्ता के बाद तुरंत ना, चूंकि यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव में है। ठीक है, तो हमने इसको नेगेटिव बना लिया। अगर ये नेगेटिव रहता तो ये अफर्मेटिव में बन जाता। अब आस्क हो जाएगा, आस्क द बॉय टू बी ए गुड पर्सन, फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा वाक्य बनेगा, और इसी तरह से इस वाक्य को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक, आइए हम लोग अगले सेंटेंस में चलते हैं। अगला सेंटेंस है कि यदि किसी वाक्य में एवरीबॉडी आया हो, यदि किसी सेंटेंस में एवरीबॉडी, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, एवरीबॉडी नो यू वेरी वेल। एवरीबॉडी नोज यू, अर्थात प्रत्येक लोग, एवरीबॉडी नो यू या एवरीबॉडी नोज यू, हम कुछ भी लिख सकते हैं। एवरीबॉडी नोज यू वेरी वेल, अर्थात प्रत्येक लोग तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। ये सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ये मेरा सेंटिव सेंटेंस का वाक्य है। जब इस सेंटेंस को जब हम इंट्रोगेटिव में जब परिवर्तन करेंगे, जब इसको हम इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करेंगे तो एवरीबॉडी को हु में परिवर्तन कर देते, सीधी सी फंडामेंटल हमारा ये है।
एवरीबॉडी को किस में परिवर्तन करते हैं? हु में। हमने हु में परिवर्तन कर लिया क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना है ना। हु में चेंज करा तो सबसे पहले साइक्रिया लगा के लिख लेंगे, ठीक है। हु, अब ये देखा हमने, ये छूटा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो हु डज, चूंकि हेल्पिंग वर्ब लगाना मुझे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, हु डज नो, हु डज, एक मिनट, लेकिन चूंकि यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, निगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा, तो एवरीबॉडी को देख करके हमने हु लगा लिया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डज होती है, और ये वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, तो नॉट लगा लेंगे। हु डज नॉट नो यू वेरी वेल, फुल स्टॉप कर लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। इस तरह से वाक्य बनेगा, एवरीबॉडी नोज यू वेरी वेल, तुम्हें प्रत्येक लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जब इसका हमने इंट्रोगेटिव किया तो एवरीबॉडी को हु में बदल दिया, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो इससे डज हो गया, और ये अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव बन गया। तो हु डज नॉट नो, अर्थात कौन नहीं जानता, यू माने तुम्हें, वेरी वेल माने अच्छी तरह से, तुम्हें अच्छी तरह से कौन नहीं जानता, ये इसका हिंदी होगा। अर्थात मेरे कहने का सेंस ये था कि जब किसी वाक्य में एवरीबॉडी आए तो उसको हम हु में परिवर्तन भी कर देते हैं, लेकिन कभी कभी अगर मेरा मन नहीं कर रहा हु लिखने के लिए तो हम इस डज को, अगर मेरा मन ना करे एवरीबॉडी को हु में कैसे लिखेंगे, वो तो भाव के ऊपर हो गया, यही हो गया, काय डब्ल्यू लगा करके मैंने कर लिया। हम चाहे तो इनको हम हटा देंगे, हु को हटा करके डज पहले लिख करके ये एवरीबॉडी यहाँ पर लिख सकते हैं, डज एवरीबॉडी नॉट नो यू वेरी वेल। हम चाहे अथवा, हु से हमने बनाया था, अथवा हम इनको ऐसे भी बना सकते हैं कि डज टेंस का सबसे पहले साइक्रिया, डज एवरीबॉडी नॉट नो यू वेरी वेल, फुल स्टॉप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अर्थात इस तरह से भी वाक्य हमारे इंट्रोगेटिव बन जाते हैं, ठीक। लेकिन कभी कभी वाक्य में वाक्य व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हेन से भी शुरू होता है, तो जैसे उसी तरह से मैं एक वाक्य लेता हूं, लिखा है इट इज नॉट गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, इट इज नॉट गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, लास्ट में फुल स्टॉप हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमने देखा कि इट इज नॉट गुड, ये वाक्य हमारा सिंपल है। जब इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव में जब परिवर्तन करेंगे, तो जब इसको हम इंट्रोगेटिव में जब परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले हम वही करेंगे कि कभी कभी इन लोगों का भी यूज कर लेते हैं। इट इज नॉट गुड, यह अच्छा नहीं है, टू हेल्प माने मदद करना, दिस पुअर मैन माने इस गरीब आदमी का मदद करना अच्छा नहीं है। जब इसको हम इंट्रोगेटिव में जब परिवर्तन करेंगे, तो व्हाट ही यूज कर लेते हैं भाई, व्हाट एडजेक्टिव लगा लें, व्हाट गुड। अब साइक्रिया चूंकि इंट्रोगेटिव है, इज, इट, व्हाट गुड इज इट, क्या यह अच्छा है, टू हेल्प, चूंकि निगेटिव था अफर्मेटिव में बना लिया। अगर ये निगेटिव हो तो अफर्मेटिव में बना लिया, अगर ये अफर्मेटिव होता तो व्हाट गुड इज इट नॉट टू हेल्प, तब इस तरह से बना लेते, टू हेल्प दिस पुअर मैन, फुल स्टॉप, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क बना लिया। इस तरह से वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। या कभी कभी हम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं इच्छा कर रहा व्हाट लिखने के लिए, इज हम पहले लिख लेंगे, इज नॉट गुड, इज इट नॉट गुड। हम चाहे तो सबसे पहले साइक्रिया पहले लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, इज इट
not good, not good to help this poor man, this poor man, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। इस तरह से, चूंकि हमने इसमें देखा साइक्रिया को पहले लगा लिया, साइक्रिया को पहले लगा करके, चूंकि ये वाक्य निगेटिव था तो इसको अफर्मेटिव, सॉरी यह नॉट नहीं रहेगा कि इज इट हमने लगा करके निगेटिव था अफर्मेटिव में बना लिया और सेम का सेम लिख कर क्लास में क्वेश्चन मार्क लगा लिया। तो इस तरह से ये वाक्य हमारे असेटिव से इंट्रोगेटिव बनते हैं। पहला नियम ये, कोई भी टेंस हो घबराने की जरूरत नहीं है। असेटिव से जब इंट्रोगेटिव बनाना होगा, दो तीन बात दिमाग में हम रखेंगे ढंग से। पहला नंबर ये कि टेंस की सहायक क्रिया को, वाक्य के टेंस की सहायक क्रिया को उठा के कर्ता के पहले लिख दो, ठीक, और कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे तब जब वो वाक्य अफर्मेटिव होगा। अगर असेटिव सेंटेंस निगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में बनेगा, अगर असर्टिव पॉजिटिव में होगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनेगा, ठीक। उसके बाद में हम करते क्या है, लास्ट में वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। इस तरह से वाक्य हमारे बनते हैं। अभी इसके पहले वाले वीडियो हमने आपको कुछ रिमूव टू का कुछ क्वेश्चन दिया था, उम्मीद है कुछ को आप लोग करके जरूर हमको व्हाट्सएप करेंगे या कमेंट बॉक्स में डालेंगे, उसको देख लिया जाएगा। और अगर कहीं भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और भरसक प्रयास किया जाएगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में मिलना और स्कूल पर आना ये सबसे बड़ी चुनौती की बात है, कोई नहीं आ सकता, ठीक। तो इस तरह से अगर कहीं से कोई दिक्कत होती है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप लोग व्हाट्सएप पे डाल करके उसको देख सकते हैं और मैं उसको आप लोगों को प्रयास और डिटेल से भरसक प्रयास करूंगा समझाने के लिए। थैंक यू।